नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। आज हम करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस आपने ले ली होंगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लगा लेते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में जो है ये आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द को प्रतिपादित किया। मेरे क्वेश्चन आते ही आप लोगों के आंसर जो है लग जाने चाहिए। देखिए, चैपमैन, रोजेन, ओडम या फिर टेंसले, किसने जो है जैव विविधता शब्द यानी कि बायोडायवर्सिटी, क्या कहा जाता है इसको, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है जैव विविधता को, ये शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो जल्दी से बताइए किसने किया, ये आपको बताया गया है। तो इसका आंसर है अपना रोजेन। क्या है? रोजेन। ओडम और टेंसले क्या है? अपने इकोलॉजिस्ट है, यानी कि इकोलॉजी में ये जो है अपना योगदान दिया इन्होंने। तो रोजेन जो है अपना राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता निम्न में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? किस किस माध्यम से जो है मानव अस्तित्व का ये जैव विविधता जो है वो आधार बनी हुई है? देखिए, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण या फसलों का परागण। क्या आएगा कि भाई क्यों जो जैव विविधता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो बताइए क्या आएगा? मृदा का निर्माण तो भाई बिल्कुल है। इसके बाद मृदा अपरदन की रोकथाम, यानी कि जो सॉइल इरोजन है उसको रोकता है। डाइवर्सिटी तो बिल्कुल रोकता है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ये साइकिल्स जो चलते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो उन सब से जो है जितने भी अपने अपशिष्ट पदार्थ है उनका फिर से चक्रण होता रहता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये भी अपना सही है। फसलों का परागण, फसलों में यानी कि परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि परागण में कोई भी जो कीट है या फिर वायु है या जल है, इनके थ्रू जो मेल पॉलेंस है यानी कि नर पुष्प के जो परागकण है वो फीमेल वर्तिकाग्र पे, फीमेल जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं। किसके थ्रू? या तो पानी के थ्रू या फिर वायु के थ्रू या फिर कोई भी इंसेक्ट है उसके थ्रू। तो उसके लिए भी बायोडायवर्सिटी अपनी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आएगा। तो ये चारों ही आपके क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। 1 2 3 और 4। तो सभी में जो है अपनी बायोडायवर्सिटी अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन किस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बायोडायवर्सिटी पे कौन कौन से जो है ये इनमें से संकट है? तो देखिए, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तो सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अपनी बायोडायवर्सिटी है वो एक तरीके से कम हो रही है, उस पे जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, प्राकृतिक वास का विखंडन। अब देखो, प्राकृतिक वास का विखंडन, जैसे कि आपको बताया कि भाई इनके जो नेचुरल प्लेसेस है, जो भी जीव जंतु रह रहे हैं या फिर अपने पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए उनको क्या है, तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। और जो अगर पेड़ पौधे ही चले जा रहे हैं तो वहां पे वन्य जीव कैसे रहेंगे, क्योंकि जंगलों का विनाश हो रहा है। तो ये भी एक तरीके से इन पे क्या है भाई, खतरा है। तो ये भी अपना सही है। उसके बाद देखिए, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो जैसे कि कोई भी अपनी फॉरेन स्पीशीज जो है उसको, जैसे मान लो इंडिया में लाया गया, जलकुंभी वगैरह आपको पढ़ाया था, उनको इंडिया में लाया गया और उन्होंने इतनी ज़्यादा संख्या में ग्रो कर ली कि वो जो वहाँ की जो नेचुरल स्पीशीज है उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, बायोडायवर्सिटी पे खतरा है। तो भैया ये भी अपना राइट आंसर है। शाकाहार को प्रोत्साहन, क्या अपना ये
राइट आंसर है कि नहीं है, बताइए जरा। शाकाहार को प्रोत्साहन, अब ये तो अपनी बायोडाइवर्सिटी पे खतरा नहीं है, क्योंकि भाई अगर शाकाहार को प्रोत्साहन देंगे तो जो अपने वन्य जीव जंतु है, ये नॉर्मल जो जीव जंतु है, जानवर है, उन पे कोई खतरा आएगा? नहीं आएगा, बल्कि क्या है, उनको तो इससे क्या होगा, बचाव होगा। तो ये अपना क्या है, गलत ऑप्शन है। तो अपने क्या क्या राइट आंसर आए हैं, ए, बी और सी। तो देखिए कहाँ पे है ए, बी और सी, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि भाई शाकाहार को प्रोत्साहन देंगे तो उससे बायोडाइवर्सिटी पे खतरा जो है वो नहीं मंडराएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भाई क्या क्या संकट हो सकते हैं, तो अपना ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, 2 जून, 3 जून, 10 जून या फिर 5 जून को। ये तो आपको बताया ही था। तो देखिए 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये डेज तो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन जो नहीं है वो बताइए, कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ या फिर पौधे। क्या आएगा इसका राइट आंसर कि जैव संसाधन कौन से नहीं है अपने। तो देखिए कोयला है भाई, पेट्रोल जो है ये भी है, पौधे जो है ये भी अपने जैव संसाधन है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल्स जो है वो अपने जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था। तो ये भी आपको पढ़ाया गया है कि जो डॉल्फिन है उसको किस वर्ष में क्या किया गया था, अपना राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया, बताइए। 1990 में, 2000 में, 2003 या फिर 2009 में। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए, बहुत इजी आंसर है इसका। तो अपना इसका आंसर है 2009 में। कब किया गया, 2009 में जो है गंगा नदी की डॉल्फिन को क्या किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता को अगले स्तर तक पहुंचाती है। तो यह आपको जब इकोसिस्टम पढ़ाया गया था, इकोलॉजी पढ़ाई गई थी, उसके अंदर ये पढ़ाया गया था। आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस जो है एक दूसरे में रिलेट करते हुए आते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है आपके इंटर रिलेट है। ठीक है भाई, तो चलिए ये अपना एक इकोलॉजी का क्वेश्चन है कि भाई आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाती है। तो सबको पता है भाई, सूर्य से जो सनलाइट आ रही है उसका यूज करके जो अपने प्लांट्स है, यानी कि अपने प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक है, वो क्या बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। वो क्या हो गए, अपने उत्पादक हो गए। उत्पादकों से ऊर्जा कौन लेता है, अपने प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, उनको खाके। तो कितने परसेंट एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफर होती है, किससे, उत्पादकों से उपभोक्ताओं में, किससे, उत्पादकों से उपभोक्ताओं में कितने परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो भाई 10% एनर्जी जो है उपभोक्ताओं में ट्रांसफर होती है, बताया गया था। और ये जो प्रिंसिपल है कि भाई 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल पे जो है ट्रांसफर होती है, किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। तो कितने परसेंट एनर्जी जो है उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंची, तो 10% पहुंची। तो क्या आ जाएगा, अपना ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, एक लेवल से दूसरे लेवल तक कितने परसेंट एनर्जी जाती है, अपनी 10% एनर्जी जाती है। ठीक है भाई, चलिए कैप्टोफॉल एक है, निम्न में से कैप्टोफॉल क्या है, शैवालनाशी, फफूंदनाशी, प्रोटीन या फिर खाद्य रंग। यह आपके लिए एक नया क्वेश्चन है कि कैप्टोफॉल जो है वो क्या है।
क्या ये शैवालनाशी है, क्या ये फफूंदनाशी है, प्रोटीन है, ये खाद्य रंग है? जल्दी से बताइए इसको। तो देखिए, जो अपना कैप्टोफॉल है वो है एक फफूंदनाशी। क्या है? फफूंदनाशी, जिसका प्रयोग जो है इंडिया के अंदर क्या है, बैन है। इंडिया में इसका यूज जो है वो नहीं किया जाता, इसके यूज पे इंडिया में बैन है। ये कैप्टोफॉल क्या है, एक फंगस नाशी है, यानी कि फफूंद नाशी है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस विषाणु है, साल्मोनेला टाइफी माइकोप्लाज्मा से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जीवाणु? जल्दी से बताइए, ये हमने डिजीज के अंदर पढ़ा है, तो जल्दी बता दीजिए कि इसका राइट आंसर अपना क्या है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये किसकी कौन सी डिजीज जो है वो करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? तो आप लोगों को पता है कि मलेरिया जो है उसको करता है ये। और मलेरिया जो है कैसी डिजीज है? काले सोने पे रिया मरे, तो प्रोटोजोन डिजीज है। तो ये अपना क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद बताइए, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, क्या ये राइट आंसर है अपना? तो बिल्कुल भाई, ये अपनी क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो है अपनी एक प्रोटोजोन डिजीज है। तो ये अपना राइट आंसर है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी क्या है अपना, किसका जो है पैथोजन है? तो टाइफाइड का पैथोजन है। और टाइफाइड जो है वो किससे होता है? तो टाइफाइड होता है अपना बैक्टीरिया से। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइकोप्लाज्मा। तो नहीं भाई, साल्मोनेला टाइफी के आगे अपना आएगा टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये अपना गलत आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, जो क्या है एक प्रोटोजोन डिजीज है। चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है वो घोषित किया गया, यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी ईयर जो है, कौन सा ईयर घोषित किया गया? जल्दी से इसको बता दीजिए। 2010, 2002, 2016 या फिर 1972? किसको जो है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी ईयर जो है घोषित किया गया? तो देखिए भाई, 2010 को जो है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी ईयर जो है वो घोषित किया गया था। किसको? 2010 को। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी जो है हरित गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस? कौन सी? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है निम्न में से? अब बताइए कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? क्या नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए क्या है, कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य गैस कौन सी थी? एक अपनी CO2 थी, फिर उसके बाद N2O थी, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद अपनी मीथेन भी थी उसके अंदर। तो बताइए इसमें से क्या आएगा अपना आंसर? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा आएगा? ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों से, करते जाइए क्वेश्चंस को, आपका एग्जाम आ गया है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास व वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से और जल प्रदूषण से। देखिए सभी से जो है इन अपनी जो जैव विविधता है उसको भाई संकट है, लेकिन क्या पूछा है कि अधिकतम संकट जो है वो किससे है? सभी से जो है थोड़ा थोड़ा खतरा है अपनी बायोडायवर्सिटी को, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है। तो देखिए अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि आपको बताया गया था कि इनके जो नेचुरल प्लेसेस है उनको नष्ट कर दिया जाए तो अपनी बायोडायवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है। बताया था नहीं बताया था?
क्योंकि अगर इनके नेचुरल प्लेसेस को नष्ट कर देंगे, जैसे वन है जहां पे क्या रह रहे हैं, वन्य जीव रह रहे हैं, उनको अगर काट दे, अपनी जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको काट दे, वहां से उनके घर जो है नष्ट कर दे, तो ये सबसे बड़ा उनका क्या है भाई, संकट है उनके ऊपर। क्योंकि उनकी जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, वहां से माइग्रेट करेगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, और वहां की अगर जलवायु उनको सूट नहीं की तो वो क्या हो जाएंगी भाई, विलुप्त हो जाएगी वो वाली प्रजातियां। तो इसी वजह से ये जो है अपना सबसे ज्यादा इस पे क्या करेगा, संकट देगा। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष में लागू किया गया? वन्य जीवों का संरक्षण जो है वो किया जाएगा इस अधिनियम के तहत, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वन्य जीव, क्या नाम था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा इसमें कि भाई किस ईयर में जो है इसको लागू किया गया था? तो 1972 में इसको लागू किया गया था। तो अपना ऑप्शन ए क्या है, अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, ईयर और डेट्स जो है आपको याद ही रखनी पड़ेगी। चलिए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पहला जो पोषक स्तर है उसके अंदर क्या आएंगे? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु और हरित पादप। अब देखिए, प्रथम पोषक स्तर पे पूछा है। अब मुझे पता है कि आप इसमें जल्दीबाजी में जो है क्या लगा देंगे, शाकाहारी जंतु लगा देंगे। तो नहीं, जब अपन फूड चेन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जब भाई सूरज है, उससे अपन ने क्या लिया? सूरज से अपन जो हरे प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, उन्होंने क्या लिया? सूर्य से उससे ऊर्जा ली और क्या बनाया? अपना खाना बनाया। तो पहले पोषक स्तर पे कौन आते हैं? अपने उत्पादक आते हैं। कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। और ये उत्पादकों में क्या आएंगे? ओनली अपने ग्रीन प्लांट्स। क्या आएंगे? हरे पौधे। क्या आएंगे? हरे पौधे जो है अपने प्रथम पोषक स्तर पे आते हैं। फिर इनसे एनर्जी जो है किस में जाती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं में जाती है। ठीक है भाई, प्राथमिक उपभोक्ताओं में जाती है। तो ये किस पे आ गए भाई? दूसरे पोषक स्तर पे आ गए। प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो है किस में जाती है? द्वितीयक उपभोक्ताओं में जाती है। तो ये किस पे आ गए? अपने तीसरे पोषक स्तर पे आ गए भाई। इस तरीके से ये जो फूड चेन है, श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला, वो चलती जाएगी। तो प्रथम पोषक स्तर पे अपने कौन आए? उत्पादक आए, और उत्पादकों में केवल क्या आते हैं? अपने पादप आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो देखिए अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी अपना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ग्रीन प्लांट्स जो है अपने क्या है? प्रथम पोषक स्तर पे आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से भारत में कौन जो है जैव विविधता का एक संवेदनशील जो है स्थान माना जाता है? तो आपको पढ़ाए थे भाई, जब पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट वगैरह, तो उसमें बताया था कि भाई कौन जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान माना जाता है। तो बताइए, अरावली की पहाड़ियां, सिंधु गंगा मैदान, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट? तो बताइए, पूर्वी घाट है अपना? नहीं। तो इसमें अपना आंसर आएगा पश्चिमी घाट। जब आपको पढ़ाया था पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरबन वगैरह, तो उसके अंदर बताया था आपको। तो अपना इसका राइट आंसर क्या आएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है भाई, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? USEPA के द्वारा, IUCN के द्वारा, WWF या फिर IGBP के द्वारा जो है किया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है पहले तो ये बताइए। तो रेड डाटा बुक के अंदर जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, जल्दी जो है विलुप्त हो जाएंगी, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके उसमें लिखी जाती है भाई, उनकी स्पीशीज लिखी जाती है,
उनका स्थान लिखा जाता है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है रेड डाटा बुक में क्या है कलेक्ट करके रखी जाती है, तो वो है अपना रेड डाटा बुक। अब ये बताइए कि जो रेड डाटा बुक है वो किसके द्वारा जो है प्रकाशन किया जाता है, तो अपना IUCN के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। क्या है? IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का जो है प्रकाशन किया जाता है, ये आपको पढ़ाया गया है, तो अपना बी जो है वो राइट आंसर है। क्या है? बी अपना राइट आंसर है। IUCN के द्वारा जो है इसका रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। अब देखिए किसके बारे में पूछा है, राष्ट्रीय उद्यानों में। आपको बताया गया था कि कुछ जो चीजें हैं जैसे कि अपनी जैव विविधता वाली जो चीजें हैं उनका दो तरीके से जो है संरक्षण किया जाता है। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। और एक्स सिटू कंजर्वेशन को क्या कहते हैं? बहिर्स्थानीय संरक्षण। तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो भाई अपनी वनस्पति है या वन्य जीव है उनको उनके नेचुरल प्लेसेस पे ही रख के क्या किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि उनको उनके नेचुरल प्लेसेस से, प्राकृतिक आवासों से लेके कहीं और जो है संरक्षित करके रखा जाता है, जैसे लैब हो गया अपना, इन सब में जो है इनको संरक्षित करके रखा जाता है। तो अब भाई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, अपने अभयारण्य हो गए, उद्यान हो गए, ये क्या है, अपने नेचुरल प्लेसेस है। तो यहाँ पे ही वन्य जीवों को क्या करके रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। तो ये क्या हो गई भाई, इन सिटू कंजर्वेशन हो गया, तो बिल्कुल हो गया, क्योंकि इनको जो है इनके नेचुरल प्लेसेस पे ही रख के क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो देखिए भाई इन सिटू कंजर्वेशन आ जाएगा किस में, राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अभी हमने देखा था कि भारत के अंदर कौन सा अधिनियम जो है लागू किया गया था, तो बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए कहाँ है इसमें, तो ये रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब देखिए इसमें ईयर ही आपके इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर में जो है ये लागू किया गया, तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, आपको ईयर हो गया, डेट्स हो गई, मंथ्स हो गई, ये आपको याद रखने पड़ेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण है, यानी कि ये कम हो रही है, इसका मुख्य रीजन क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशित प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या फिर प्राकृतिक आवासीय विनाश। अब देखिए इन सभी की वजह से अपनी जैव विविधता जो है क्या हो रही है, कम हो रही है भाई, उसमें संकट जो है वो आ रहा है, इन सभी की वजह से आ रहा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, मुख्य कारण क्या है? आपको क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो इसका आंसर आप कुछ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि बायोडायवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण पूछा है, आपको मेन रीजन पूछा है। तो इनमें से मेन रीजन क्या है, अपना प्राकृतिक आवासों का विनाश है, यानी कि इनकी नेचुरल जब जगह ही नहीं रहेगी, इनके रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो भाई ये सरवाइव कैसे करेंगे? ठीक है भाई, ये रीजन है कि भाई इनका घर ही नहीं है तो ये सरवाइव कैसे करेंगे। काय का प्रदूषण, काय का औरों का समावेश, जब खुद के रहने का घर ही नहीं है तो भाई हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है इसके जैव विविधता का ह्रास का मुख्य रीजन है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य श्रृंखला में मानव है। फूड चेन अपन बनाते हैं, वही सूर्य से जो है ग्रीन प्लांट्स क्या लेते हैं, अपनी ऊर्जा लेते हैं और फिर जो है वो अगले पोषक स्तर पे जो है वो ट्रांसफर होती जाती है उपभोक्ता से, कि जो अपने उत्पादक है उनसे उपभोक्ता में गई, उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ता में गई, फिर तृतीयक उपभोक्ताओं में गई, इस तरह से जाती है। फिर देखिए तो अपना जो अपन जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है किसके अंदर आते हैं,
एक निर्माता, तो भाई अपन थोड़ी ना निर्माण कर रहे हैं, ये तो ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं। केवल प्राथमिक उपभोक्ता, तो देखो भाई इंसान जो है केवल भाई हरे पौधे सब्जियां यही खाता है? नहीं, ये तो मांस भी खाता है इंसान, तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं है। उसके बाद केवल द्वितीयक उपभोक्ता, तो देखिए क्या जो ह्यूमन बीइंग्स है केवल मांस ही खाता है? क्या सब्जियां नहीं खाता? तो बिल्कुल खाता है भाई। तो ये अपना गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या हैगा? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि हम लोग जो है हरी सब्जियां भी खाते हैं, साथ के साथ जो भाई नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस भी खाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता भी हो गया वो। ठीक है भाई, तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता ये दोनों ही हो गए। कौन? अपने ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन आता है, सुनहरी चावल है यानी कि गोल्डन राइस। क्या है? गोल्डन राइस है। तो आपको बताया गया था कि रेटिनॉल जो है जिनमें प्रेजेंट होगा उन किन में होगा? बीटा कैरोटीन वाली चीजों में। किसमें? बीटा कैरोटीन। ठीक है भाई, अब देखिए, और ये जो गोल्डन राइस है किसका जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें कौन सा विटामिन जो है अच्छे तरीके से पाया जाता है? तो विटामिन ए इसमें पाया जाता है। देखिए, लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल या फिर ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए क्या है? अपना जीन उपलब्ध है। तो ये अपना राइट आंसर है। इन जो गोल्डन राइस है इनको कृत्रिम तरीके से, ट्रांसजेनिक तरीके से जो है वो तैयार किया गया है। किस तरीके से? ट्रांसजेनिक तरीके से गोल्डन राइस को जो है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर क्या है? विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो जिसमें कैरोटीन के लिए क्या है? अपना जीन उपलब्ध है। तो अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। देखिए आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। भाई ये पीले रंग के तो होते हैं लेकिन ये जंगली किस्म नहीं है। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म, तो नहीं भाई, गोल्डन राइस जो है उनको ट्रांसजेनिक तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए जो है अपना प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी या 30 जनवरी? जल्दी से लगाइए। तो अपना राइट आंसर है 29 दिसंबर। कब मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे? तो ये है अपना 29 दिसंबर को। ठीक है भाई, चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? सफेद शेर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल प्रदूषण या फिर कृषि? तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया गया था जब ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ाया गया था कि भाई ओजोन लेयर जो है उसका ह्रास हो रहा है, तो उसको जो बचाने के लिए कुछ जो विदेशी अपने कंट्रीज है उन्होंने एक संधि की जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसमें क्या किया गया कि भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके रिलीज पे, कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ज़्यादा रिलीज ना हो, जिससे अपनी ओजोन लेयर वो क्या हो? डिप्लीशन नहीं हो। तो इसके लिए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज के लिए क्या है? रोकथाम के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि जो है वो की गई। तो इसमें क्या आ जाएगा? अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये क्या करता है? अपनी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करता है, उसका अपक्षय करता है। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा? अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? तो बताइए, डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, इनमें से किस में जो है होती है? लाइव स्टॉक बुक में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो देखिए रेड डाटा बुक में जो है अपनी इन प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली होती है, और रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, अब रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है? तो जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कलेक्ट करके रखी जाती है। तो अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है?
तो ये प्रकाशित किया जाता है IUCN के द्वारा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल है यानी कि हॉटस्पॉट किसके? इंडिया के। तो पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो देखो सारे जो नाम है ये तीन एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको याद होने चाहिए पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट अपन ने पढ़ा था। तो देखो क्या ये पूर्वी हिमालय? नहीं भाई, इसमें उल्टा लिख रहा है, पूर्वी घाट लिख रहा है, पश्चिमी हिमालय लिख रहा है। तो देख के कहीं पहला ही आंसर टिक मत कर देना। दूसरा देखिए पश्चिमी हिमालय सुंदरवन, तो नहीं, अपना क्या है? पश्चिमी घाट है। पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, तो ये क्या है? अपना राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन थर्ड जो है अपना राइट आंसर है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये हो गए अपने भारत के हॉटस्पॉट। ठीक है, तप्त स्थल। तो बायोडायवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।